नमस्कार बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 10 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि राष्ट्रीय बाघ गणना हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है। पहली बार राष्ट्रीय बाघ गणना 2006 में आयोजित की गई थी। उसके बाद 2010 में, फिर 2014 में और 2018 में, यानी हर 4 वर्ष पर यह आयोजित की जाती है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य के वन विभागों और भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन बाघों की गणना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन्य जीव संस्थान, देश भर के टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों में बाघों की गिनती करते हैं। इसके साथ साथ बाघों की गणना विभिन्न राज्यों के वन विभागों के व्यापक प्रयासों से की जाती है। दोस्तों तीसरा कथन है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। तो दोस्तों यह भी कथन तीसरा एकदम सत्य है। चूंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की और इस तरह से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो उद्देश्य है बाघ और शेर समेत दुनिया की बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा एवं संरक्षण करना है। तो दोस्तों ऐसे में पहला और तीसरा कथन सही है, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर आई हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टाइगर नंबर्स में भी मच मोर देन लेटेस्ट फिगर 3167। दोस्तों आपको यह बता दें कि इस सर्वेक्षण में 5 परिदृश्यों, जिसमें आप देख सकते हैं शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स, यानी शिवालिक रेंज और गंगा के मैदान में आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड इन 2018 कितना था? 646 और वर्तमान में 2022 में 804 दिखाया जा रहा है। इसी तरह से दूसरा है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, यानी ये पूर्वी घाट वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। तो इसमें जो है मध्य भारत की उच्च भूमि और पूर्वी घाट, तो ये मध्य भाग वाला क्षेत्र है। तो इसमें करीब 1161, तो इस तरह से भी आपकी प्रीलिम परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यानी 1161 सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट क्षेत्र में। इसी तरह से वेस्टर्न घाट क्षेत्र में 824 और नॉर्थ ईस्ट में 194 तथा सुंदरवन में 100 फोटोग्राफ्स दिखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया 2018 में 2967 था, अब यह बढ़ करके 3000 से अधिक हो गया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण था। और दोस्तों वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। और जो इसमें जो दिया गया है इस मानचित्र में 51 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां जो है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है और 52वां था वह राजस्थान में रामगढ़ विषधारी, जो कि 2021 में घोषित किया गया था। तो इस तरह से टोटल अब 53 टाइगर रिजर्व हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन आंकड़ों को भी आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967। तो इस तरह से देख सकते हैं कि लगातार टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो इस आंकड़ों को भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन है? पहला है हिंसा को समाप्त करने और उत्तरी आयरलैंड में शांति स्थापित करने के लिए किया गया एक राजनीतिक समझौता। दूसरा दिया गया है कि इजराइल और कई अरब देशों के बीच शांति समझौतों की एक श्रृंखला। तीसरा दिया गया है आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस द्वारा नगोर्नो काराबाख के विवादित परिक्षेत्र पर सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर किया गया हस्ताक्षर। चौथा है साइप्रस समस्या की समाप्ति हेतु ग्रीस, टर्की और ब्रिटेन के बीच औपचारिक शांति वार्ता। तो दोस्तों इसमें उत्तर जो होगा वो ए होगा।
क्योंकि दोस्तों यह जो संधि इसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहा जाता है। इस संधि ने उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया था। तो इस तरह से भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि बेलफास्ट यानी गुड फ्राइडे समझौता हमारे देश के इतिहास में एक अविश्वसनीय क्षण था। दोस्तों अमेरिका ने समझौते की प्रक्रिया का पुरजोर समर्थन किया और उत्तरी आयरलैंड में अलगाववादी हिंसा को दूर करने और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। इससे संबंधित यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि गुड फ्राइडे समझौते पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और आयरलैंड के उनके समकक्ष बर्टी अहर ने हस्ताक्षर किए थे। इसे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का समर्थन प्राप्त था और इसने उत्तरी आयरलैंड में 30 साल पुराने संघर्ष को खत्म कर दिया था। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और एक तरफ दिया गया है राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सभी में एक चीज कॉमन है, यानी अनुच्छेद 371 के बारे में दिया जा रहा है कि यह कॉमन दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 371 है क्या। दोस्तों इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक चीज कॉमन है, वह क्या है कि 371। तो यह 371 अनुच्छेद है क्या। तो संविधान के भाग 21 में ये ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक कुछ अस्थायी संक्रमणात्मक एवं विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें से अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर के 6 राज्यों समेत कुल 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 371 तो वह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। इसी तरह से अनुच्छेद 371 ए की अगर बात करें तो यह नागालैंड के बारे में, यानी केंद्र सरकार नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच 1960 में हुए 16 सूत्री समझौते के पश्चात 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संविधान में प्रविष्ट इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह से असम के लिए अनुच्छेद 371 बी होगा। तो यानी यह दूसरा गलत हो जाता है, इसमें मणिपुर दिया है, जबकि मणिपुर के लिए 27वें संविधान संशोधन के तहत 1971 द्वारा अनुच्छेद 371 सी था। ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में दूसरा कथन गलत है। फिर उसके बाद डी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में था अनुच्छेद 371 डी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 ई है। इसी तरह से अनुच्छेद 371 एफ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सिक्किम। तो ये कथन सही है, पहला और तीसरा इसमें सही है। यानी सिक्किम का 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 के द्वारा संविधान में प्रविष्ट इस अनुच्छेद के द्वारा 74 में निर्वाचित सिक्किम की विधानसभा को मान्यता दी गई थी। तो ऐसे में तीसरा भी सही है। फिर उसके बाद एफ के बाद आता है क्या, जी आता है, यह मिजोरम के लिए है। इसी तरह से एच अरुणाचल प्रदेश के लिए है 371। और अनुच्छेद 371 जे की बात की जाए तो यह जो है अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के लिए है। यानी 2012 के 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में प्रविष्ट इस अनुच्छेद के द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में एक अलग विकास बोर्ड का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा कथन भी सुमेलित है, यानी पहला, तीसरा और चौथा सुमेलित है, यानी इसमें 3 युग्म सुमेलित हैं। अतः उत्तर क्या होगा, सी होगा। इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, सिक्किम फील बिट्रेड एज आर्टिकल 371 एफ इज वायलेटेड। तो यह जो है इसी संबंधित यहाँ पर देखिए हमने सारे आर्टिकल की चर्चा की है, इन्हें भी आप लोग देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन दिया गया है कि भारत में पीवीटीजीज की पहचान सबसे पहले ढेबर आयोग द्वारा की गई थी। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सृजन ढेबर आयोग की रिपोर्ट 1960 के तहत जो है
किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी विकास दर में काफी असमानता है। तो ऐसे में पहला कथन सत्य है। दूसरा है भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में पीवीटीजीज की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि उड़ीसा में 62 आदिवासी समूहों में से 13 को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्रदान की है, जो देश में सबसे अधिक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो पीवीटीजी की संख्या है वह छत्तीसगढ़ में ना होकर के उड़ीसा में है। ऐसे में दूसरा कथन असत्य हो जाता है। इसी तरह से तीसरा है बिरहोर, लोढ़ा, टोटो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित पीवीटीजीज हैं। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर क्या होगा? बी होगा, 1 और 3। तो इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वह भी जनजातीय समूह से आती हैं। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्राइबल पाए जाते हैं। तो हमने इसमें जैसे वेस्ट बंगाल में देखिए बिरहोर, लोधास, टोटोज, तो यहाँ पर यह कथन सत्य है। तो इसी तरह से और अन्य जनजातियों को भी आप लोग देखिएगा। अब बढ़ते हैं, 2008 में आया हुआ प्रश्न है कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? एएन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा जेबी कृपलानी, यानी जेबी मतलब जीवट राम भगवान दास कृपलानी। यानी यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। दोस्तों 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह अध्यक्ष थे जब भारत को आज़ादी मिल रही थी। और दोस्तों जेबी कृपलानी 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका भी निभाई थी। कृपलानी गांधीवादी दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हमने दिया हुआ है, इसके बारे में भी देखिएगा। ही वॉज इलेक्टेड एज एमपी द लोकसभा इन 1952, 57, 63 एंड 67। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ही वॉज इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ कमेटीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जैसे वो फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आचार्य कृपलानी पास्ड अवे ऑन 19 मार्च 1982 इन अहमदाबाद हॉस्पिटल। तो अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हुई। और दोस्तों इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वह लगातार कांग्रेस से जुड़ी रही। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम लोग बात करेंगे LIGO परियोजना की। तो यह LIGO के बारे में अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महाराष्ट्र में एक गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह LIGO है क्या? लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, जिसे लेगो कहा जाता है। तो LIGO दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशाला है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति का पता लगाने और समझने के लिए स्वयं प्रकाश और अंतरिक्ष के भौतिक गुणों का उपयोग करती है। दोस्तों यह 3000 किलोमीटर दूर स्थित विशाल लेजर इंटरफेरोमीटर का संयोजन LIGO गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति का पता लगाने और समझने के लिए प्रकाश और अंतरिक्ष के भौतिक गुणों का उपयोग करता है। दोस्तों LIGO दुनिया के कुछ सबसे बड़े कण, त्वरक और परमाणु भौतिकी प्रयोगशालाओं के पैमाने और जटिलता पर एक उल्लेखनीय मेगा भौतिकी प्रयोग है। हालांकि मिशन का प्रमुख कार्य LIGO द्वारा एकत्रित डेटा का उपयोग करके ब्रह्मांड में कुछ सबसे हिंसक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। और यह गुरुत्वाकर्षण खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, सापेक्षता, परमाणु भौतिकी के कणों सहित भौतिकी के कई क्षेत्रों की बेहतर समझ के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों LIGO भारत परियोजना क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं LIGO इंडिया प्रयोगशाला, अमेरिका का कैलटेक और MIT तथा भारत के 3 संस्थानों, कौन कौन? राजा रमन्ना प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? यह पुणे में है। तो इस तरह से इसकी परिकल्पना भारतीय अनुसंधान संस्थानों के एक संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की LIGO प्रयोगशाला के साथ साथ इसके अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच यह सहयोगी परियोजना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि व्हाट आर द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिस्टॉर्शंस और रिपल्स इन फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कास्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेस इन द यूनिवर्स। यानी यह अंतरिक्ष में एक अदृश्य तरंग है।
यह प्रकाश की गति से चलते हैं। यह तरंगे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खींचती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में यानी 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंग के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। आइंस्टीन के गणित ने दिखाया था कि बड़े पैमाने पर त्वरण वाली वस्तुएं जैसे कि न्यूट्रॉन तारे या एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले ब्लैक होल अंतरिक्ष समय को इस तरह से बाधित करेंगे कि तरंगित अंतरिक्ष समय की तरंगे स्रोत से दूर सभी दिशाओं में फैलेंगी। तो यह है ग्रेविटेशनल वेव्स। दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है कि राज्यों का गठन, जैसे इसमें दिया गया है महाराष्ट्र, नागालैंड, गोवा और तेलंगाना, तो इन चारों को क्रम से लगाएं। सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों का आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।